जय हिंद दोस्तों। आज वीडियो है 8वें वेतन आयोग को लेकर। जो भी हमारे पेंशनर भाई हैं या सर्विंग सोल्जर हैं या जो रिटायरमेंट होने वाले उन सब के लिए, और साथ में आप समझ सकते हैं कि आखिर जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं यदि उनको इस बात को लेकर संशय है कि हमारी फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, यानी हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी, हमारी पेंशन कितनी बढ़ेगी, तो सारे सवालों के जवाब आपको इस बोर्ड के ऊपर मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं बात करते हैं सबसे पहले कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी चल क्या रहा है। 8वें वेतन आयोग को लेकर के बिल्कुल सरकार शांत बैठी है। सरकार सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के नीचे 8वां वेतन आयोग का एक डिपार्टमेंट है, एक ऑफिस है, यानी वो बनाने की तैयारी में, उसी के लिए रोज पत्राचार निकलते रहते हैं और 38 से लगभग 40 लोग वहां पर उन्होंने जो अधिकारी हैं हर एक लेवल के उनको तैयार कर दिया है। अब सरकार के लिए बड़ा पहला सवाल है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल करे, और दूसरा बड़ा सवाल है उनके लिए कि आयोग की घोषणा करे, जिसमें आप सभी जानते हैं एक अध्यक्ष और 2 उसके सदस्य, एक सचिव, और ये 4 लोग जो कि असली 8वें वेतन आयोग की जो इंजन का ये काम करेंगे, और इनको दिया जाएगा ट्रैक, यानी किसके ऊपर सर्वे करेंगे, वो होगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या बदलाव हो सकता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव के लिए जो जेसीएम है उसने अपने कुछ पॉइंट सुझाए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को, और सरकार उसको स्वीकृति दे देगी तो पहली एक जीत ये होती है। और जैसे उन्होंने एडिशनल क्या किया है कि फैमिली मेंबर्स का स्ट्रेंथ है वो बढ़ा दिया जाए, माता पिता को भी शामिल किया जाए, यानी हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे 3 यूनिट को प्लस 2 यानी पेरेंट्स को शामिल किया जाए, तो उनका जब खर्चा बढ़ेगा तो मंथली एवरेज आपको वैसे आएगा। एक ये चीज सुझाइए। उन्होंने कहा है जो नीचे के पे लेवल्स हैं 1 और 2, 3 और 4 को मर्ज कर दिया जाए। इसके बाद की है पुरानी चीजें हैं और मेंबर के साथ पुरानी चीजें जो चलती आ रही, नई जो आज की जरूरत है उनको भी कंसीडर करने की उन्होंने बात किया है कि इसको भी शामिल किया जाए। तो इस तरीके से टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, और उन्होंने पुराने 7वें वेतन आयोग के कुछ मुद्दे हैं जैसे आपके कम्यूटेशन को लेकर हो और तमाम आपके 5% पेंशन बढ़ोतरी, ये मुद्दों को अलग से उन्होंने दिया है कि सरकार इनके ऊपर संज्ञान ले। तो इस तरीके का टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल होगा, और इसको सार्वजनिक करने के लिए बात की है कि यानी जो उनके हाथ में दिया जाएगा तो जेसीएम करे, हमें बताया जाए कि हमारी मांगे पूरी हुई हैं या नहीं हुई। बीच में एक और सवाल है कि फायदा यानी फाइनेंस बिल का भी एक बीच में उठ जाता है बीच में, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा गेम खेला है फाइनेंस बिल बना के, क्या 8वां वेतन आयोग पुराने पेंशनर्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके लिए भी जेसीएम ने कहा है भाई आप लिखित में इसके बारे में दे दो ताकि ये संशय खत्म हो जाए, बार बार आपको सफाई देने की जरूरत नहीं, रिटर्न में आप आदेश दे सकते हो, तो हम भी निश्चिंत हो जाएंगे कि भाई जो भी पुराने पेंशन है उनको 8वां वेतन आयोग का लाभ भी मिलेगा और उन्हें डीआर हमेशा मिलता रहेगा। तो ये था इसके पीछे, और आगे होना क्या है, तो 2 चीजें होनी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं और दूसरा आयोग की घोषणा, और गाड़ी चलेगी। खत्म कब हो रहा है आप समझ सकते हो, 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। अब 1 जनवरी 2026 से डीए के नियमों में भी बदलाव होना है और आपको 8वें वेतन आयोग लागू होगा। भले घोषणा इसकी संभव कब है, 2027 तक होगी, यानी लंबा समय लेगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में वहां तक खींचा जाएगा। आप देख सकते हो बिहार में इस साल चुनाव, सितंबर तक चुनाव होंगे, तो सरकार इसका फायदा उठाएगी, क्योंकि सरकार ने चुनाव के समय इसकी घोषणा की। दिल्ली का चुनाव यानी सरकार पहले अपना फायदा देखेगी, आपका क्या फायदा होगा या नहीं होगा बाद की बात है। अब मैं बात करूंगा हमारे सर्विंग सोल्जर हैं या पेंशन आने वाले हैं, तो पेंशन आने वाले प्रीमेच्योर रिटायरीज हैं, उनके लिए मेरी सलाह है कि आप 2026 के बाद आए, 2026 के बाद यानी 2026 में आए, 2025 में ना आए तो ज्यादा बेटर है। और कलर सर्विस है तो आपको आना ही पड़ेगा। और इसके बाद क्या फायदा होगा पेंशनर्स को, यानी सिपाही से लगाकर कैप्टन तक कितनी बढ़ेगी। सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर को भूल जाते, कितनी % उछाल हो सकता है। तो आज के इतिहास में आपने देखा होगा पीछे 14.2% बढ़ा था। अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग जो मेरा है कि लगभग 25 से 30% बढ़ने की पूरी उम्मीद है। 25 से 30% बढ़ेगा तो फिर क्या फिटमेंट फैक्टर होगा और कितनी आपकी पेंशन होगी, और पे का भी उसी तरीके से आप निकालेंगे, मिलिट्री सर्विस पे भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। तो आइए हम बोर्ड पे चलते हैं, हम देखेंगे यानी 20% और आप समझ सकते हो 25, 30, 35 और 40, यानी इस ब्रैकेट में चलते हैं, इस ब्रैकेट में चलते हैं। अब इस ब्रैकेट में चलते हैं तो आप देख सकते हो कि 20% बढ़ेगी तो फिटमेंट फैक्टर पॉइंट आपका 1.92 बनता है। 25% बढ़ेगी तो फिटमेंट फैक्टर 2.0 बनता है। 30% बढ़ेगी तो फिटमेंट फैक्टर 2.1 या 2.08 बन रहा है।
35% पे 2.16 और 40 पे 2.24। यानी यदि आपकी सैलरी, यदि आपकी पेंशन, यदि आपकी एमएसपी, तीनों में ये गुणा होगा। यदि आप पेंशन ले रहे हैं तो पेंशन में यदि आपको 25% बढ़ती है तो आप समझ रहे हो बेसिक पेंशन गुणा फिटमेंट फैक्टर यानी 2.0 करिए इक्वल टू निकलेगा तो वो आपकी नई पेंशन निकलेगी। डीए आपका खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से पे है तो जितना आप पे ले रहे हैं बेसिक पे इंटू फिटमेंट फैक्टर इक्वल टू एक सैलरी एमएसपी इंटू फिटमेंट फैक्टर इक्वल टू एमएसपी। उसके बाद अलाउंसेस उस बेस पे बढ़ेंगे। तो इसी के तहत फिटमेंट फैक्टर हमने कैसे निकाला बता देता हूं। हमने समझा कि 60% डीए लगभग पहुंच जाएगा जनवरी का भी मिला के। जैसा कि अभी आपको 58 तक पहुंच रहा है तो 60 है 61 पहुंचता है। 60 और 61 का फिटमेंट फैक्टर 60 होता है तो 160 फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी हो जाता है। अब 160 में आप समझ सकते हो कि उसका 20% निकालेंगे, 20% वाला हिसाब है तो आपको 1.92 यानी 32 निकलेगा तो 1.92 बनेगा। 25% यानी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर 2.0 निकलेगा। 30% के हिसाब से 2.08 निकलेगा। 35 के हिसाब से 2.16 निकलेगा और 40 के हिसाब से 2.24 निकलेगा। अब आपको करना है कि यदि आपकी सैलरी, सरकार फिटमेंट फैक्टर नहीं निकालती, सरकार कितने % ग्रोथ करेगी तो ग्रोथ यदि मेरा हिसाब से तो 25 से 30% करेगी तो जो आपकी बेसिक है वो डबल हो जाएगी। यानी 25% करती, 30% करती तो थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। अब ग्रॉस सैलरी में कितना फर्क पड़ेगा क्योंकि डीए तो अभी है नहीं। जब डीए को मिला देंगे तो लगभग आपका कितना % पड़ेगा, यानी ये डबल हो रही लेकिन वो 25% के हिसाब से आपको फायदा होगा। मैं मतलब एक चौथाई। आइए थोड़ा सा बोर्ड पे देख लेते हैं। जैसा कि हमने रखे हैं सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, ऑनरी नायब सूबेदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट और कैप्टन रखे हैं। अब इनका पे लेवल आप सबको पता है, सिपाही का 3, नायक का 4, हवलदार का 5, ऑनरी नायब सूबेदार या नायब सूबेदार का 6, सूबेदार का 7, सूबेदार मेजर का 8, लेफ्टिनेंट कैप्टन का 10 है और 10 भी है। अब जैसे मैंने कहा इनकी बेसिक पे, अब बेसिक जिससे लिखा है कि 20,463 है। अब 20,463 सिपाही की है, गुणा हम करेंगे 1.92 का तो 39,289 होगी। 39,289 होगी, 20% बढ़ेगी। 25% बढ़ेगी तो 40,926 होगी। 30% बढ़ेगी तो 42,563 होगी। करेक्ट है। अब मैं ये कह रहा हूं बढ़ी कितनी, डीए इसमें ये जो 32,000 है ये डीए में, इसका डीए मिलाते हैं 60% तो टोटल ग्रॉस उसकी है 32,000 से 39,000। आप समझ सकते हो कितना बड़ा, 5,000। और 5,000 लगभग आप एक चौथाई बढ़ा, मैंने कहा एक चौथाई इसमें से बढ़ा तो एक चौथाई से थोड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है 25 से 30%। और ये जो सीधे सीधे आपके जो फिगर है इसी से हमने पूरी टेबल बनाई है। तो टेबल आप देखना चाहते हो, सिपाही का 20,463 है और 60% डीए से आपके सामने ये फिगर है। यदि आप एक बार फिर मैं रिवीजन कर दूं, टोटल रिवीजन करूंगा कि 32,741 है, नायक की 37,712, हवलदार की 39,621, और नायब सूबेदार की 41,181, नायब सूबेदार की 47,360, सूबेदार की 50,400, सूबेदार मेजर की 56,000, लेफ्टिनेंट की 68,200 और कैप्टन की 74,080 आपकी हो रही है टोटल सैलरी। अब मैं टोटल को आगे कितना टोटल बन के आएगा वो मैं बता रहा हूं। यानी आप 20% से 39, 25% से 40,900 के आसपास, 30% 42,563। अब जितने एक्सपर्टीज कह रहे हैं यहां आपकी लगभग रहेगी ना 35% जाएगी ना 40% जाएगी। यदि 35 जाती तो 44,200, 40 जाती तो 45,800 समथिंग। समझ लिया। ये इस तरीके का इन्होंने आंकड़ा सिपाही का निकाला। यदि आप नायक हैं तो आप 37,712 ले रहे हैं, 20% बढ़ती है तो 45,254, 25% तो 47,140, 30% तो 49,025, 35 तो 50,911, 40 तो 52,800 के आसपास। ठीक है भाई। हवलदार हैं आप, टोटल आप 39,621 ले रहे हैं तो आपकी बढ़ रही है 47,545, 49,526, 51,507, 43,490 और 55,470 के आसपास। ऑनरी नायब सूबेदार जो ऑलरेडी 41,181 ले रहे हैं उनकी मिनिमम संभावना 49,416 और ज्यादा संभावना 51,476 से लगाकर 53,535, जो हम मैं ये कह रहा हूं। और आगे भी बढ़ती है तो 2-2 हजार बढ़ा दो, 55 और 57, 57, 57,500 के आसपास
इनकी ऑनरी नायब सुधार की जा रही है। नायब सुधार है जिसका 47,360 बन रहा है, तो 56,832 मिनिमम और एवरेज आपका 59 से लगाकर 61 और मैक्सिमम 63 से 66। सीधे सीधे मोटे मोटे फिगर बता रहा हूं। सूबेदार 50,400 ले रहा है, मिनिमम 60,000, एवरेज 63 से 65,000, मैक्सिमम 68 से 70,000। ये आप संभाल के रखो, यहीं धमाका होना है, आराम से आप समझ सकते हो। सूबेदार मेजर 56,000 ले रहा है, तो मिनिमम 67,200, एवरेज 70,000 से 72,000, मैक्सिमम 75 से 78,000, सीधा, जो कि आपके 3540% को दर्शा रहे हैं। लेफ्टिनेंट है जो 68,200 है, तो मिनिमम 81,840, तो 85,200 से 88,600 का एवरेज समझ लीजिए, और आगे मैक्सिमम 92,000 से 95,000 के आसपास जाएगी। कैप्टन के जो 46,300 वाले हैं वो 74,000 के आसपास पहुंच रहे हैं अभी, तो यानी 88,800 यानी 89 मिनिमम और 92 से 96 एवरेज और मैक्सिमम 1 लाख से 1,03,000। इस तरीके से आपकी पेंशन जाने वाली है, ये पक्की बात है। अब आप खुद से सोचो, आपके लिए सवाल है। मिनिमम मैंने 20% बताया तो 1.92, 2.0 फैक्टर है तो 25%। अब जितने कह रहे हैं 25 से 30%, इससे आगे सरकार ये दे नहीं पाएगी। भले उसका जीएसटी कलेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, भले सरकार मिडिल क्लास वालों को कुछ ज़्यादा देना चाहती, भले सरकार कर्मचारियों पर इस बार थोड़ी जगी है। पिछले 10 साल सरकार ने कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दिया है, चाहे महंगाई भत्ता को लेकर हो, तमाम मांगे हैं जो पेंडिंग पड़ी हैं, सीधी सीधी सी बात है। तो ये आप पेंशनर की बात की, यदि आप दूसरे केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आप समझ सकते हो फिटमेंट फैक्टर और बढ़ोतरी आपके पे के हिसाब से, बेसिक पे के ऊपर आप अपने इस फिटमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करके लगभग आप लगा सकते हो। इसमें आपको कौन सा फिटमेंट फैक्टर सही लग रहा है, इसको आपने कमेंट्स में वाले लोग हैं तो मैंने बोला आपकी बेसिक सैलरी यानी 31 दिसंबर 2025 को उसमें गुणा कर दीजिए फिटमेंट फैक्टर का, एमएसपी में कर दीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, जबरदस्त आपको फायदा होगा। उसके बाद अलाउंसेस भी उस हिसाब से बढ़ेंगे। घबराने की जरूरत है, प्रीमेचर रिटायरमेंट से मैं फिर अपील करता हूं, यदि आपकी आ गई तो 2-4 महीने बढ़ा के 2026 में आइए, ताकि आपको पे कमीशन का फायदा और उससे मिलने वाले लाभ, पेंशनरी बेनिफिट उसी हिसाब से मिलें। और ये एक बड़ा लॉस होगा यदि जल्दबाजी में आप डिसीजन लेते हो, क्योंकि प्रीमेचर रिटायरमेंट को 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधा वैसे ही सरकार ने बंद कर रखी है। इसलिए बहुत लोगों के सवाल थे, इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ लेके आया हूं अपने इस चैनल से। तो जरूर आपको कोई ऐसा है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।